गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ। ऐसे चेयर वेयर डाल के आप बैठ गए होंगे। कभी कभी 10-15 मिनट लग जाते हैं क्लास स्टार्ट होने में, तो अपना चेयर, पानी, बर्तन सब लेके बैठ जाया करो। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बाकी 10 मिनट तक आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, मतलब 7 बजे हैं तो 7:10 तक मेरी कोशिश रहती है कि स्टार्ट कर दें। ठीक है, हाँ मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, बीच में बिल्कुल लो ऑन एनर्जी, और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, तो इस चक्कर में आपकी फ्राइडे भी छुट्टी हुई। बाकी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलती ही है। और जिन लोगों का ये कंसर्न है कि पेडागोजी स्पेशल बैच में जितनी क्लासेस अब तक पेडागोजी स्पेशल 1 में हो गई हैं वो डलवा दी जाएं, तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उन क्लासेस को, तो मैं एक बार बात करके डलवा देती हूँ, ताकि अगर आपका जल्दी में कोई एग्जाम है जुलाई तक, जून तक, तो उसको आप कवर कर पाएं, उतने चैप्टर्स को जल्दी थोड़ी सी हो जाएगी, क्योंकि वो कंटेंट सेम ही रहना है, मतलब वो चैप्टर सेम ही रहने हैं। अभी 1 महीना पहले ही वो बैच शुरू हुआ है, तो वो रिकॉर्डेड क्लास बाकी सारी लाइव चलेंगी। ठीक है बात? क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल। देखो, एपिटेटिव और एवर्सिव, अभी मैं ये थियरीज ना पूरी रिवाइज या इन पे क्वेश्चंस होंगे अभी जैसे जैसे ये थियरीज होती जा रही हैं, क्योंकि ये थियरीज कंफ्यूज करती हैं आपको, तो इन पे क्वेश्चंस भी होंगे और इनको मैं एक एक पॉइंट को और अच्छे से किसी दिन रिवीजन में डिस्कस कर लूंगी। कोई पूछ रहा है एपिटेटिव और एवर्सिव का मतलब क्या होता है? एपिटेटिव होता है कोई पॉजिटिव चीज हो सकती है जिससे आपको बेसिकली, जैसे फूड हो सकता है कोई भी, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ मिले, पॉजिटिव। एवर्सिव है जस्ट ऑपोजिट, आपको करंट लग गया, आप उस चीज से हटना चाहेंगे, जहां खराब एक्सपीरियंस होगा, जहां पेन मिलेगा वहां से आप हटेंगे, वो है एवर्सिव। और जहां प्लेजर या फिर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज एपिटेटिव। ठीक है बात? एपिटेटिव प्लेजर या पॉजिटिव एक्सपीरियंस। ठीक। एवर्सिव क्या है? नेगेटिव या जो चीज सेटिस्फैक्टरी ना हो, पेनफुल हो, है ना, कोई करंट, कोई जगह या कुछ भी। हाँ मोनिका कह रहे हैं रिकॉर्डेड अच्छी नहीं लगती, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, नहीं तो मैं तो लाइव ही घुमा फिरा के उसको फिर वापस से चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइव ही क्लासेस हैं बेसिकली, चलो देख लेंगे उसको, कोई टेंशन मत लो, कुछ ही चैप्टर्स हैं। ठीक है, कोहलर्स इंसाइटफुल लर्निंग। कोहलर्स इंसाइटफुल लर्निंग, ये आप लोगों का आइडिया, मेरा नहीं है। प्रियंका बहुत बढ़िया, हाँ डाल देना, देखो शिवानी भी कह रही है, तो ठीक है, क्योंकि उसमें सेम ही रहना चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही चैप्टर्स हैं, आई थिंक कितने चैप्टर होंगे मुश्किल से देखती हूँ मैं, 10-15 चैप्टर होंगे। देखो चैप्टर तो 10-15 नहीं होंगे, क्लासेस हो सकते हैं 10-15 हो जाए। कोहलर्स इंसाइटफुल लर्निंग आज की थ्योरी है। अब से पहले मैं आपको एक बार याद दिला देती हूं जिन्होंने सेशन नहीं देखा हो। पैवलव की थ्योरी हमने डिस्कस की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर का ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा देखो, जितना एक्स्ट्रा में पढ़ सको अच्छी बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। ठीक, इसके अलावा बट जितना कर रहे हैं हम उतना तो जरूरी है, मस्ट है। पैवलव हुए, स्किनर हुए, इसके अलावा हमने बात की है थॉर्नडाइक की, है ना। आज हम इन तीनों ही थ्योरीज से अलग बात कर रहे हैं। ये किसकी थ्योरीज हैं? ये बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद की थ्योरीज हैं, जो अब तक हमने पढ़ी है। व्यवहारवाद किस चीज पे फोकस करता है? आदत डलवाने पे, कंडीशनिंग पे। ठीक है अंकुर, कर देंगे भाई, लाइव ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे उसका जैसे भी होगा, एक बार मैं बता दूंगी डिस्कशन करके, मुझे लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बैच चलेगा ही आपका पूरे टाइम, कोई इशू नहीं है। ठीक, कोई कह रहा है अपलोड करा दो, चलो देख लेंगे जैसे भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैवलव, स्किनर और थॉर्नडाइक, क्योंकि वो चैप्टर रोटेशन में आएंगे, जब बैच खत्म होने वाला होगा वो तब सबसे लास्ट में होंगे, जो अभी वहां इनिशियल हो चुके हैं। ठीक, अगर हम बात करें हाँ पैवलव, स्किनर और थॉर्नडाइक, तो ये व्यवहारवादी हैं, ये हैबिट फॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई आदत दिलवाओ, कंडीशनिंग करवाओ, रिपीटेटिव, बार बार रेपिटेशन। मशीन या मैकेनिकल चीजों पे ध्यान देते हैं, यांत्रिक काम हो जाता है। उस जो भी जीव है, जो भी पशु है, जानवर है, उसको ये ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जहां या तो वो भूखा है या ऐसी स्थिति में है कि वो मजबूरी में एक्शन लेगा ही लेगा। तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया इंसाइटफुल लर्निंग या गेस्टाल्टवाद के द्वारा। जब हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी, कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े थे ना, तो गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, इस बारे में हमारी चर्चा हुई थी। गेस्टाल्टवाद मानता है कि एक आपका दिमाग भी इन्वॉल्व है लर्निंग में। ये कॉग्निटिव थ्योरी का एक तरीके से शुरुआत हुई कि इंसान के दिमाग को, उसकी थिंकिंग को, उसकी रीजनिंग को, उसके जो बाकी मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको भी तो इंपॉर्टेंस दो। ऐसा थोड़ी सिर्फ बिलियन ने ट्राई करती रही, कोई दिमाग नहीं लगाया और हो गया काम। तो ये थोड़े से अपोज करते हैं किसको? 1 साल तक है हर एक बैच की वैधता। ठीक, किसको अपोज करते हैं? ये बिहेवियरिज्म को। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, थ्योरी का नाम इंसाइटफुल लर्निंग। किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से है? ठीक है नेहा, किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से है? तो गेस्टाल्टवाद के अंदर ही आएगा। अब तक हमने इन तीनों को पढ़ा है। एक दिन कुछ चीजें, एक क्वेश्चन की पूरी शीट आपको मिल जाएगी, सभी को मिल जाएगी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें ये चारों थ्योरीज या लर्निंग का जो शुरुआती मैंने आपको 2 चैप्टर कराए थे, ये पूरा एक लर्निंग चैप्टर अब तक का जितना हुआ है, अभी इसके आगे भी थ्योरीज है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो अब तक हुआ है, वहां तक के क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द समस्या? एक लर्निंग की शीट आपको मिली भी होगी, उसको सॉल्व करना, फिर मैं एक दिन आंसर्स मार्क करा दूंगी। एक लर्निंग की शीट सबको मिल गई होगी। ठीक है, देखो समझते हैं आज की थ्योरी। कोहलर्स इंसाइटफुल लर्निंग, यानी कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत। एक मिनट, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। ठीक, इंसाइटफुल मतलब सूझबूझ या अंतर्दृष्टि। ठीक है बात? कोई समस्या इस बात को समझने में? क्लियर हो गई बात? अभी आएंगे धीरे धीरे बात करेंगे, दुखी क्यों हो रहे हो, बताएंगे गेस्टाल्ट का क्या मतलब है। ठीक, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज क्लियर हो। अब अगर हम बात करें तो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है? भाई हम पहले उस स्कूल की बात करेंगे ना जिस स्कूल से ये थियरी निकल करके आती है। स्कूल का मतलब क्या है? साइकोलॉजी में अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनमें से एक विचारधारा कौन है जी? आस्था। उनमें से एक विचारधारा कौन सी है? गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को हिंदी में भी गेस्टाल्ट कहते हैं, तो हिंदी वाले ये ना सोचें कि हिंदी वालों के साथ कोई भेदभाव हुआ है, और जो इंग्लिश में लिखा है उसको मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगी, लिखते रहिएगा आराम से। अगर आपकी पढ़ने की मनसा है ना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपका ना ये वाला सब्जेक्ट रुकेगा नहीं पेपर में। अगर आप ये पढ़ रहे हैं और साथ में थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर लें, तो प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लें जो कराया जा रहा है। ठीक, जो शीट जिनको नहीं मिली है, मैं एक बार टीम को बोल के डलवा दूंगी शीट, टेंशन मत लो।
ठीक, इन लोग को बोला था मैंने, वैसे सैटरडे शेयर की थी, फ्राइडे। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या कहता है? गेस्टाल्ट का बेसिकली मतलब क्या है? ये जो वर्ड है गेस्टाल्ट, ये एक जर्मन वर्ड है। गेस्टाल्ट जो वर्ड है ये क्या है? एक जर्मन वर्ड है। लिख लीजिए बेशक, गेस्टाल्ट क्या है? एक जर्मन वर्ड है। इस पूरे संप्रदाय का जो उदय हुआ वो जर्मनी में ही हुआ। जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड होल, मतलब संपूर्ण, समग्राकार या संपूर्ण हम कह सकते हैं। ठीक, मतलब कंप्लीट हम कह सकते हैं। ये लर्निंग को एक होल प्रोसेस मानते हैं, ना कि टुकड़ों में तोड़ना। जैसे ट्रायल एंड एरर में क्या था? ट्रायल एंड एरर में टुकड़ों पे फोकस था। यहाँ पे बात हो रही है कि जो लर्निंग है वो एक होल सिचुएशन को दिमाग में परसीव करके की जाएगी। जब आप गरिमा क्या देखेंगे? नहीं, उससे पहले हो जाएगा प्रियंका। जब आप किसी भी एक प्रॉब्लम को कंप्लीट रूप में देख पाते हैं, उसके हर एक हिस्से को देख पाते हैं, तब आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। आपके दिमाग में कनेक्शंस बनते हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी इनसाइट्स अचानक से एक प्रॉपर उसका आंसर समझ में आने लगता है। ये क्या है? यही है होल, यही है गेस्टाल्ट का मतलब। ठीक, जर्मन वर्ड है गेस्टाल्ट जिसका मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड होल, एक संपूर्ण, एक वर्गीकृत संपूर्ण, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड होल है, एक ऐसी कंप्लीट सिचुएशन जिसको हम गेस्टाल्ट करें। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है, गेस्टाल्ट ना, गेस्टाल्ट कोई व्यक्ति नहीं है। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि मिस्टर गेस्टाल्ट है कोई या मिसेस गेस्टाल्ट है कोई, और कई बार पेपर में ऑप्शन भी दे देगा। गेस्टाल्ट जो है वो एक क्या है? एक वर्ड है, एक संप्रदाय है साइकोलॉजी का जिसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड होल। एरिस्टोटल यानी अरस्तु कहते थे, उनकी एक लाइन है जिसपे ये गेस्टाल्टवाद विश्वास रखता है कि द सम ऑफ द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर आप किसी चीज के पार्ट्स को प्लस 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 करें तो वो अलग होगा इसको एक होल में देखने से। जैसे जब आप किसी चीज को कंप्लीट देखते हैं, कैसे? आसमान में आपने कोई इमेज देखी, आपको लग रहा है ये तो ना एक अलग सी एक धनुष बन रहा है, मान लो दिमाग में क्या है? एक होल बना। ठीक, जबकि अब उसको तोड़ तोड़ के देखोगे तो दिखेगा कहीं पे एक छोटा सा कुछ बादल है, दूसरा बीच में स्पेस है। मतलब हमारा दिमाग कंप्लीट चीज को ज्यादा जल्दी से ऑब्जर्व करता है बजाय कि पार्ट्स में जाने के, है ना? जब हम एक फ्लावर पॉट को देखते हैं तो उसके अंदर एक एक डंडी को अलग ना देखें, हम उसको पूरा कंप्लीट देखते हैं कि ये बुके दे रहे हैं हम, है ना, गुलदस्ता दे रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है या नहीं? बताओ एक बार मुझे, यहां तक कोई समस्या हो रही हो किसी को तो बताओ। ममता भी बताया एवर्सिव और रेपिटेटिव, फिर से बताऊंगी जब रिवीजन कराऊंगी इन थियरीज का जो क्वेश्चंस करेंगे। खाना बना रही हूं, बिल्कुल आएंगे बीना जी, आपकी सारी बातें समझ आती हैं, मतलब आप बहुत अच्छे से समझाती हो। अच्छा, चित्रा कह रही है कि घर का काम करते हुए भी बातें समझ में आ जाती हैं, इसका मतलब आप ठीक समझाती हैं। अच्छा, धन्यवाद। ठीक, पूर्ण से अंश की ओर कह सकते हैं इसको, है ना, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको बच्चों को समझाना है तो एटलीस्ट वो कंप्लीट उसको देख तो पाए। अगर किसी टीचर को भी किसी बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एटलीस्ट वो कंप्लीट सिनेरियो में उसको देख तो पाए। आधी अधूरी चीज अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे और उसको आधी अधूरी बात बताएंगे और कंप्लीट बात नहीं बताएंगे, वो कैसे उस प्रॉब्लम को इमेजिन कर पाएगा सही मायने में? समझ पा रहे हो ना बात को? तो हम कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट का मतलब है एक होल, एक बड़ा सा होल, एक कंप्लीटनेस एक तरीके से। ठीक, एक चीज यहां पे आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज, द होल इज डिफरेंट और ग्रेटर देन क्षितिज द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है बात, कोई बात नहीं, लाइव ही कर देंगे, नहीं डलवाएंगे। और बताओ। ठीक, पियर ये कुछ कोई क्वेश्चन पूछा था, किसने निकल गया, फिर से पूछो भाई। ठीक, हाँ, लर्निंग की थियरी है ये, लर्निंग की थियरी, लर्निंग ही चैप्टर चल रहा है आपका, मतलब अधिगम। बट ये कॉग्निटिव लर्निंग की बात करता है, मतलब संज्ञान लगेगा आपका। इससे पहले जो लर्निंग की थियरीज थी वो बिहेवियरिज्म को बिलोंग करती थी। व्यवहारवादी लर्निंग को क्या मानते हैं, गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं, कॉग्निटिविस्ट क्या मानते हैं, अलग अलग लोगों का लर्निंग को लेकर अलग अलग विचार है ये लर्निंग की थियरी ही। ठीक, द होल इज डिफरेंट और ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जो संपूर्ण होता है वो बड़ा या अलग होता है इसके हिस्सों से। मैं किसी एक चीज को, किसी गाड़ी को, उसके टायर देखूं, वो हुआ पार्ट्स। पहले आप कंप्लीट देखते हैं, एक इमेज देखते हैं। अगर आप एक पेंटिंग भी देख रहे हैं तो पहले कंप्लीट पेंटिंग, एक कंप्लीट नजारा देखते हैं कि भाई सनसेट का सीन है, फिर आप देखते हैं सूरज बनाया हुआ है, येलो कलर है, नीचे कुछ कुछ उगाया हुआ है, ये है उसके पार्ट्स। तो हम कंप्लीट देखते हैं एक सिचुएशन को, जो होल है, एक संपूर्ण है, वो अलग होता है, वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है इसके पार्ट्स से। ठीक है, चेतना मेडिटेशन करो, अगर माइंड डिस्टर्ब है, और सही रीजंस को लिखो, नोटबुक लेके बैठो और आधे घंटे तक लिखते जाओ, कुछ मत सोचो क्या आ रहा है दिमाग में, सब उलट दो। ठीक, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सिमरनजीत, खुशबू देख पा रहे हैं भाई। द होल इज डिफरेंट और ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब गेस्टाल्टवाद की अभी हम बात कर रहे हैं। गेस्टाल्ट का मतलब होता है कंप्लीट मीनिंगफुल होल, एक ऑर्गेनाइज्ड होल। जर्मन वर्ड है, जर्मनी में इस पूरे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई। इसके जो संस्थापक थे बाद में जाकर के अमेरिका बस गए। ठीक, तो एक संपूर्ण या होल होता है गेस्टाल्ट का मतलब, जर्मन एक वर्ड है। ठीक, ये जो लाइन है ये किसकी है? अरस्तु की है। ये जो लाइन मैंने लिखी है ये अरस्तु की है, जिससे इंस्पायर्ड है कौन? गेस्टाल्टवादी। जिनको नोट्स नहीं मिले मिल जाएंगे, एक बार चेक कर लेंगे, टीम से बात कर लेंगे, मैंने शेयर तो कर दिए हैं। अब गेस्टाल्टवाद को दिया किसने? इसके जनक कौन है? जैसे व्यवहारवाद का हमने शुरुआत में पढ़ा था, जेबी वॉटसन है। तो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसके जो फादर हैं या प्रोपाउंडर हैं, प्रवर्तक जिनको हम कहते हैं, प्रोपाउंडर या फादर कह लीजिए आप, वो है मैक्स वर्टहाइमर।
वर्टहाइमर, इनको हिंदी में मैक्स वर्दीमर भी कह दिया जाता है। ठीक है बात, ये बात तो क्लियर है? कमेंट पहुंच रहे हैं अंकित? ठीक, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी मेरे ख्याल में, है ना? बहुत बढ़िया हमेरा। ठीक, तो गेस्टाल्ट स्कूल का मतलब क्या है? प्रोपाउंडर या फादर हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के कौन? मैक्स वर्टहाइमर। मैक्स वर्टहाइमर, मैक्स वर्दीमर इनको कह रहे हैं। बाकी 4 लोग इंपॉर्टेंट हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो आपको नाम याद रखना है। ये वर्दीमीर हो गए, वर्टहाइमर लिख रही हूं मैं, वर्दीमीर। फिर कोहलर, जिनकी इंसाइटफुल लर्निंग थियरी है, कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर। वर्टहाइमर, कोहलर और कोफका। काफका नहीं है, काफका अलग व्यक्ति थे। ठीक है, जो भी हिंदी में इनको जैसे भी लिखते होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है कर्ट लेविन, जिनकी फील्ड थियरी, उस पर भी बात करेंगे, लर्निंग थियरीज में समझेंगे उसको भी। कर्ट लेविन कह देते हैं इनको हिंदी में। ठीक, ये 4 लोग इंपॉर्टेंट हैं इस संप्रदाय में याद रखने के लिए। कौन कौन? वर्टहाइमर, कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं? बताओ जल्दी से, चिल्ला चिल्ला के बताओ। वर्टहाइमर, इनको जनक कहा जाएगा। यदि जनक पूछे, प्रोपाउंडर पूछे, फादर पूछे, आप कहेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फादर हैं मैक्स वर्दीमर या मैक्स वर्टहाइमर। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर है? अगर पूछे कौन कौन एसोसिएटेड हैं तो आप कहेंगे कौन? कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन, ये सब क्या हैं? एसोसिएटेड हैं। ठीक, ठीक है सुमन, मैं देखती हूँ अगर टॉपिक का नाम डल सकता है क्लास पे तो डलवा देंगे। मुझे आपकी बात पहुंच गई है, बता देंगे, फुल सिलेबस भी डलवा देंगे। और बताओ, इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई समस्या इतनी बात समझने में? क्लियर है? देखो, अब इसमें एक इंसाइटफुल लर्निंग है जिसको हम समझने वाले हैं, और गेस्टाल्ट के कुछ लॉज भी हैं जिन पे हम बात करेंगे। इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी गेस्टाल्टवाद के अंदर है। ठीक, इसमें क्या है? सडन सॉल्यूशन होता है किसी भी समस्या का। अचानक से आप कंप्लीट उसको ऑब्जर्व करेंगे और अचानक से सॉल्यूशन आएगा किसी प्रॉब्लम का। सडन सॉल्यूशन, हाँ देख पा रही हूं मैं आपको। सडन सॉल्यूशन यानी अचानक से समाधान एकदम से आएगा, सूझ से, इनसाइट से। दिमाग की बत्ती जलेगी मेंटोस की तरह, अचानक से सूझ या अंतर्दृष्टि आएगी। ठीक, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। किसने दिया है इस थियरी को? तो इस थियरी को दिया है वोल्फगैंग कोहलर। ये एक्चुअली हुआ क्या था? ये एक्सीडेंटली ये जो थियरी है वो निकल करके आई जब कोहलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय एक आइलैंड, कैनरी आइलैंड था साउथ अफ्रीका में, वहां फंस गए। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ चिंपैंजी पे उन्होंने प्रयोग किए, कुछ इवन लंगूरों पे उन्होंने प्रयोग किए। चिंपैंजी जो होते हैं वन मानुष, उनको क्लोजेस्ट कजन कहा जाता है ह्यूमंस का, मतलब उनके और हमारे डीएनए में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं एक तरीके से, तो उनको इंटेलिजेंट मान सकते हैं हम। ठीक है, तो बिल्कुल हम क्या कह सकते हैं यहाँ कि ये अचानक से हुई चीजें। कैसे? इन्होंने देखा कि जो एनिमल्स है ना, उनमें भी एक इंटेलिजेंस है, वो भी चीजों को परसीव करते हैं और तब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसा नहीं है बस आंख बंद करके लगे रहेंगे। कई बार आपने एक बार कोई काम किया और नहीं हुआ, अब आप सोच रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बार बार ट्राई नहीं कर रहे, बट अब आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, अपनी थिंकिंग, अपनी रीजनिंग, अपना इमेजिनेशन, अपना परसेप्शन लगा करके कि उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और अचानक से आप कोई और काम कर रहे होंगे, रोटी बना रहे हैं और किसी मैथ्स के सवाल का हल अपने आप दिमाग में आ गया। ये क्या है? इंसाइट है, क्योंकि वो कॉग्निशन में, आपके संज्ञान में, आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम चलती रहती है, आपका दिमाग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता रहता है। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है। आहा मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है? इसी से जुड़ा हुआ है। अब जब ये उस कैनरी आइलैंड पे थे तो इन्होंने बहुत सारे वनमानुषों पर प्रयोग किए। उनमें से एक फेमस चिंपैंजी है, ये एक फेमस चिंपैंजी है जिसका नाम क्या है? सुल्तान। ये वो मूवी वाला सुल्तान नहीं है, रे सुल्तान, वो जो कौन है, वो सलमान खान की जो मूवी है वो वाला नहीं है। ये सुल्तान एक चिंपैंजी है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था, जिसने प्रॉब्लम को बाकियों से ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व किया। समझते हैं क्या कहानी थी? समझ लेते हैं क्या कहानी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो थ्योरी है ये संज्ञानात्मक तत्वों पर बेस्ड है, या लर्निंग की पहली कॉग्निटिव थ्योरी है बेस्ड ऑन संज्ञानात्मक एलिमेंट्स, यानी कॉग्निटिव एलिमेंट्स, जिसमें थिंकिंग लगे, रीजनिंग लगे, परसेप्शन लगे, जितनी भी दिमाग से संबंधित क्रियाएं हैं वो लगे, तत्वों पर आधारित, मतलब दिमाग का प्रयोग हो। संज्ञानात्मक तत्वों पर आधारित है ये थ्योरी। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? आपके पास सुनकर 2 साल की बेटी स्माइल करती है, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। फोकस कीजिए कहाँ? यहाँ पर। इतने एक्स्ट्रा जो अलग अलग आपकी क्वेरीज रहती हैं उनको टीम से कॉल करके सुलझाइए या कोशिश कीजिए यहाँ फोकस हो, नहीं तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व यहीं से होगी। तो ये थियरी संज्ञानात्मक तत्वों पर आधारित है। इन्वेंटेड ड्यू टू अ सडन इंसिडेंट ऑन कैनरी आइलैंड। इसका जो इजाद है, ये थ्योरी निकली कहाँ से? एक सडन इंसिडेंट हुआ, कोई एक घटना घटी कैनरी आइलैंड पर, जिसमें देखा, कोहलर ने ऑब्जर्व किया कि कैसे वनमानुष या जो एनिमल्स हैं वो चीजें करते हैं। एक्चुअली कोहलर फंस गए थे इस आइलैंड पे, तो कुछ करने को था नहीं, तो उन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अब जिस व्यक्ति में दिमाग है वो तो लगाएगा ही ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फंस गए थे, अलोन थे आइलैंड पर। ही ऑब्जर्व दैट हाउ एनिमल्स, उन्होंने अवलोकन किया इस बात का कि जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी हम ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट इंस्पेक्शन करके सीखते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल लगाते हैं और निरीक्षण करते हैं, बुद्धि से निरीक्षण करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम का। ऐसा नहीं आंख बंद करके बस दीवार में अब आप धक्का लगाते रहो, कितना भी ट्राई कर लो, दीवार तो आपसे नहीं हिलने वाली ना। तो कई बार आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा।
तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस की तरह एनिमल्स भी क्या है, इंटेलिजेंट, इंस्पेक्शन, निरीक्षण करके बुद्धि का, और तब क्या करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इन्होंने इंटेलिजेंस पर, कि बुद्धि का जो स्तर है व्यक्ति का, उस पर फोकस किया। जो लोअर लेवल, जो छोटी कक्षाओं में, या जो बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, जो धीमे सीखते हैं, उनके लिए ट्रायल एंड एरर बेटर है। जिनका दिमाग ठीक है, जिनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रिसर्च वगैरह में जाना है, उनके लिए गेस्टाल्ट का तरीका ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी ज्यादा अच्छी है ना। बहुत बढ़िया ज्योति। कविंद्र कह रहे हैं कि भाई क्लास जल्दी खत्म करो, मैच देखने जाना है। 2 रुपए का फायदा नहीं होगा मैच से, देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना। क्या रिकॉर्डेड मैच देखने में मजा नहीं है, बट अभी आपका समय आएगा। अभी क्लास को प्रायोरिटी पहले दो, सेकंड प्रायोरिटी कर दो उसको, या जितना भी पीछे धकेल सको, है ना। देखिए बुक के बारे में बताओ। बुक के बारे में 4000 एमसीक्यू की बुक है, और किरण पब्लिकेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। लिंक भी हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। धीरे पढ़ाओ, इतना धीरे पे भी और धीरे पढ़ाओ। चलो देखो, अभी तक कुछ खास बात हुई नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी हुई है कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक तत्वों पर, जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व हो, सोच लगे, तर्क लगे, रीजनिंग इन्वॉल्व हो, परसेप्शन, हमारे सेंसेस से कैसे इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब दिमागी काम हो, ठीक है। इन्वेंटेड, धन्यवाद आयुष, इन्वेंटेड ड्यू टू सडन इंसिडेंट। कैनरी आइलैंड पे घटना घटी के जो कोहलर थे वो अकेले फंस गए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पाया कि ह्यूमंस भी इंटेलिजेंटली, मतलब ह्यूमंस की तरह ही जो एनिमल्स हैं वो भी इंटेलिजेंटली सीख सकते हैं। एग्जाम हटा है तो होगा जरूर, मिल जाएगी प्रयागराज में भी बुक, ठीक। उनकी वेबसाइट से ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन की, सबसे सस्ती वही है। इतनी सी बात है बस अभी तक। इतनी तो बात की, गेस्टाल्ट का मतलब एक संपूर्ण होल होता है, समग्र रूप या समग्राकृति कह लीजिए आप। एक्सपेरिमेंट्स ऑन सुल्तान, प्रयोग किस पे, सुल्तान पे। प्रयोग, हम बाकी वनमानुषों की, चिंपैंजी की बात नहीं कर रहे हैं, चिम्प्स कह देते हैं चिंपैंजी को, ठीक। हम बात अभी सुल्तान की कर रहे हैं, क्योंकि सुल्तान ही इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी में, ठीक। सुल्तान ही इंपॉर्टेंट है। कोहलर का फुल नेम संतोषी वोल्फगैंग कोहलर है, WOLFGANG, ठीक। समग्राकृति मतलब एक होल, एक कंप्लीट होल, एक संपूर्ण सिचुएशन को देखने की बात करता है गेस्टाल्ट बात। अब इन्होंने बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग चिंपैंजी पर, और इसमें भी इन्होंने पहले क्या किया, जो ये सुल्तान है उसको, उसके सामने वो एक बॉक्स में बंद है, उसके बाहर बॉक्स के केले लगे हुए हैं, ऐसी कुछ सलाखें हैं, कुछ ऐसी रॉड्स लगी हुई हैं, कुछ उसके पास डंडियां या रॉड्स पड़ी हुई हैं लकड़ी की या जैसी भी, कि वो डायरेक्ट हाथ बाहर निकालेगा तो नहीं मिलेंगे केले, लेकिन अगर वो रॉड को यूज करे उठा करके तो केले उस तक आ जाएंगे। तो सुल्तान ने कर लिया। फिर और कॉम्प्लेक्स किया गया इस प्रॉब्लम को, थोड़ा और दूर रखा गया ताकि एक छड़ी में दूसरी छड़ी को घुसा करके डालेगा वो अंदर और फिर ले सके बनाना को। तो उसने इवेंचुअली वैसा भी कर दिया। फिर उन्होंने एक सिचुएशन दी कि जो बनाना है, जो केले हैं, वो छत से या सीलिंग से लगा दिए गए इस बॉक्स की, और वहां 2 डब्बे पड़े थे, 2 बॉक्सेस पड़े थे, जिन 2 बॉक्सेस का इस्तेमाल करके अगर सुल्तान दिमाग का इस्तेमाल करे तो वो चढ़ करके उन केलों तक पहुंच सकता था। सुल्तान ने देखा, ट्राई किया, सोचा, फिर बैठ के, ऐसा नहीं कि बार बार ट्राई करता गया, सोचा कि कंप्लीट सिनेरियो देखा आसपास का कि यहाँ 2 बॉक्सेस भी हैं, या तो मैं डायरेक्टली उसको छूने की कोशिश करूं, है ना। फिर एक बॉक्स लगाया, नहीं हुआ, दूसरा बॉक्स लगाया, मतलब उसको दिमाग में एकदम से बैठे बैठे आइडिया आया, जब उसको सॉल्यूशन नहीं मिला कि क्या, कि ऐसा किया जा सकता है। तो पहले उसने ऐसी कोशिश की, फिर उसने 2 बॉक्स लगाए, 2 बॉक्स, ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स करते गए, कौन, वोल्फगैंग कोहलर। फिर उसके बाद उसने देखा 2 बॉक्सेस से भी नहीं हुआ। अब वो बैठ के सोच रहा है, अब उसको अचानक से आइडिया आया कि ये जो छड़ी पड़ी हुई है यहाँ, जो रॉड पड़ी हुई है बॉक्स के ऊपर, अगर छड़ी लेके चल जाऊं तो निकाल लूंगा इसको। ये अचानक से जो आइडिया आना है, इसी को इनसाइट कहते हैं, सूझ कहते हैं, जो अचानक से आती है, और ये आपके ब्रेन में आपके एक्सपीरियंसेस, आपके दिमाग के स्तर, इन सब पे भी आधारित होती है, कि आपको अचानक से एक आइडिया, एक सूझ आई, एक अंतर्दृष्टि आई। इसी को आहा मूवमेंट कहते हैं, जब बल्ब जल जाए, दिमाग का सॉल्यूशन नजर आ जाए, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक। सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, बिल्कुल। तो ही केप्ट द बनानास आउटसाइड द बॉक्स, पहले बॉक्स से बाहर रखे बनाना, फिर प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़े और दूर रखे ताकि 2 डंडियों का इस्तेमाल करे, फिर 2 बॉक्सेस उस पर लगा दिए छत पे, फिर 2 बॉक्सेस का फिर और ऊंचा किया ताकि 2 बॉक्सेस के बाद भी रॉड को यूज करने की नीड उसको पड़े, और उसने ऐसे सॉल्यूशन निकाल लिया, ये फाइनली करके दिखा दिया। अंडर इनसाइट कम्स अ पॉइंट कॉल्ड आहा मूवमेंट। जो इनसाइटफुल लर्निंग है, इसी में एक मूवमेंट आता है जिसको आहा मूवमेंट कहते हैं। अचानक से कोई भूली चीज याद आ जाना, किसी समस्या का हल निकल जाना, किसी सिचुएशन को अचानक से आपके दिमाग में परसेप्शन क्रिएट होकर के, और वो थिंकिंग चल रही है कहीं ना कहीं, एकदम से आपको कंप्लीट सिचुएशन समझ आ जाती है, ठीक है। अच्छा, धन्यवाद पूजा। तो हम कह सकते हैं कि आहा मोमेंट क्रिएट होता है। इस बात को ऐसे समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, अगर हम बात करें तो इंसाइटफुल लर्निंग में यानी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के तहत क्या होगा, एक बात कही जाती है कि सडन सॉल्यूशन इज द रूल इन दिस थियरी। सडन सॉल्यूशन इज द रूल, ठीक। मतलब अचानक से समाधान आना इस
थियोरी का नियम है कि प्रॉब्लम अचानक से सॉल्व होगी। सडन सॉल्यूशन वर्ड पे फोकस कीजिएगा। इसके अलावा आहा मूवमेंट भी इसी से संबंधित है। आहा मूवमेंट का मतलब क्या है? एक्चुअली हुआ क्या, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अब वो बहुत दिन से एक चीज पे लगे हुए थे और उनको नहीं वो निकल करके आ रही थी। एक दिन वो पूल में नहा रहे थे और अचानक से उनको सॉल्यूशन या वो जो प्रूव करना चाहते थे वो दिमाग में आ गया और वो बिना कपड़े पहने भागते हुए चले गए। वो उनके लिए आहा मूवमेंट था। वो कहते हैं आई फाउंड इट, यूरेका यूरेका यूरेका। तो इसको यूरेका से भी जोड़ा जाता है। यूरेका मूवमेंट मतलब आई फाउंड इट, मतलब सॉल्यूशन मिल गया। तो यूरेका मूवमेंट भी इसी से संबंधित है। ठीक, अचानक से आइडिया आना। आहा मूवमेंट का भी मतलब वही है कि अचानक से आपके दिमाग की बत्ती जल जाए, मेंटोस खा करके सॉल्यूशन आपके दिमाग में चमक जाए। ये क्या है? सब इंसाइटफुल लर्निंग से ही संबंधित है। पियाजे थ्योरी करा चुके हैं यार पीडीएफ वो क्वेश्चंस। हाँ, केवीएस क्लियर करने पे आहा मूवमेंट आएगा। वो वाला आहा मूवमेंट नहीं, सॉल्यूशन जब मिल जाएगा। ये तो जब आप प्रॉब्लम में लगे हुए हो ना, जब तक ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो, है ना, तब आएगा आहा मूवमेंट। आहा मूवमेंट एक आइडिया के जैसा है, जो सडन आइडिया मिल जाए, जो सडन आइडिया मिले, जो सॉल्यूशन आपको एकदम से नजर आ जाए, दैट इज आहा मूवमेंट। भाई डिप्रेस मत होइए, अपने मानसिकता को थोड़ी मजबूत करिए। जीवन मुश्किल ही है ना, बेशक। और मुश्किल है तो ठीक है, आपको भी कौन सी आसान चीजें पसंद है यही मान लीजिए। तो लाइफ की हार्शनेस जो है या जो थप्पड़ हैं वो इंसान को धुलते रहते हैं। तो पंच खाइए, बैठिए, थोड़ी देर रुकिए, सोचिए और फिर आगे बढ़ जाइए। बहुत ज्यादा दिल पे लेने की किसी चीज को जरूरत नहीं है। बहुत लंबे समय तक मैं और आप यहाँ नहीं रहने वाले हैं। 50 60 70 साल की जिंदगी मुश्किल से, उसमें भी अगर टेंशन में ही रहोगे पूरी लाइफ तो फिर पॉइंट क्या है ना। अब फास्ट में पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब तो नॉर्मल पढ़ा रही हूँ, अंतर्दृष्टि गलत लिख रही है। हाँ तो लिख गया होगा यार, समझ बात को, पॉइंट को समझो ना, है ना। यहाँ मैं आपको लैंग्वेज थोड़ी समझा रही हूँ, हो सकती है चीजें क्योंकि हैबिट नहीं है। इतनी साइकोलॉजी पढ़ चुके हो, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज नहीं पढ़ा कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की प्रयास की कमी हो गई है हिंदी लिखने में अब। ठीक है, जो भी अब ठीक कर लेना, अगर नहीं ठीक हुआ है तो फिर बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात है। यूरेका मूवमेंट, आहा मूवमेंट, सडन सॉल्यूशन, है ना, एकदम से बत्ती जलना, ये सब कहाँ है? ये इनसाइटफुल लर्निंग का ही हिस्सा है। जी किरण, तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, किसी को एक्सपेरिमेंट फिर से समझना था। देखो एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसको एक बॉक्स में बंद किया गया। किसको? सुल्तान को, चिंपैंजी को। चिंपैंजी की इंटेलिजेंस ठीक ठाक लेवल की होती है ना। हमारे ब्रेन से जो चिंपैंजी का जो डीएनए है वो बहुत हद तक मैच करता है, काफी हद तक। इंग्लिश की बुक भी जल्दी आएगी, ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अच्छा तरीका है। क्या? इनसाइटफुल लर्निंग या आहा मूवमेंट। कैसे? इसको सुल्तान को एक बॉक्स में बंद किया गया, केले रखे गए बाहर इसकी रीच से, कई एक्सपेरिमेंट हुए। इसने हाथ निकाला, नहीं निकला। अब बैठ के सोच रहा है कि सॉल्यूशन क्या है। वहां कंप्लीट सिचुएशन को देखेगा, केले वहां रखे हैं, मेरे पास एक रॉड रखी हुई है, अगर इस रॉड को उठा के मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो क्या केले हाथ में आ जाएंगे? आ जाएंगे। बस अचानक से आइडिया आ गया और खींच लिए केले अपनी तरफ। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि सीलिंग से, छत से लटका दिया केलों को, हाथ से डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, तो उसने थोड़ी देर घुमा फिरा, सोचा, फिर कोशिश की, नहीं हुआ। दो बॉक्सेस पड़े थे, दिमाग में बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, सोचा, आइडिया आया कि एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रख दूं और तब चढ़ूं। तो हम क्या कर सकते हैं नेहा, क्या कर सकते हैं? केलों तक पहुंच सकता हूं मैं। ये है आहा मूवमेंट सुल्तान के लिए, जब उसको आइडिया आया कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। अब ये आइडिया उसको बार बार ट्रायल एंड एरर से नहीं आया। इनिशियल फेज में, शुरुआती दौर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ट्रायल एंड एरर थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, लेकिन जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो थिंकिंग से, वो परसेप्शन से, वो सडन सॉल्यूशन आएगा दिमाग के अंदर से। ठीक, हाँ बिल्कुल नहीं है प्रियल। तो ये कहानी है। यहाँ पे कोई पूछ रहा है यूरेका का मतलब क्या है? यूरेका का मतलब है आई फाउंड इट, मतलब मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया अचानक से। ठीक है, आई फाउंड इट। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक, आगे बात इतनी कंप्लीट हो गई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक की बात समझने में? हो रही हो तो बताओ मुझे, फटाफट से बताओ, बताओ फटाफट। हम्म, समझ आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा है सारे साइकोलॉजिस्ट में प्याजे ही बढ़िया लगे। अच्छा, सबकी अलग अलग सोच है, समझो। हाँ प्याजे ऑब्वियसली उनको जब भी तो इतना महत्व दे रहे हैं ना, कि उन्होंने बच्चे को फ्रीडम और सारी चीजें दी है, बट ये बहुत पुरानी थियरी है। चलिए, हाँ सुल्तान भी कम नहीं है। कोई कह रहा है पर आप सुन कहाँ रही हैं? कैसे सुने भाई, सबकी कैसे सुन लेंगे? इतनी बात क्लियर हो गई हो, कुछ नोट करना हो तो कर लो, फिर आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ गेस्टाल्ट की, यानी गेस्टाल्टवाद के। मैं ये पूरा रिवीजन भी करा दूंगी। गेस्टाल्टवाद के थोड़ा और स्लो चलेंगे, कोई बात नहीं। कुछ लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स हैं, होने को कई सारे हो सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, अगर मैं कहूँ नियम हैं कुछ, जिनके बेसिस पे बात होती है। एक बार इतना समझिए, फिर आगे बात करेंगे।
देखिए एक बार, डाइट बाग बहुत अच्छा, धन्यवाद रजिया रजिया। देखिए आगे बढ़ते हैं, इन प्रिंसिपल्स को समझते हैं। ये 5 प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल आपके सामने लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वैसे 7-8 प्रिंसिपल हैं। मैं एक बार इनको बोलती हूँ ये शीट। चलो देखो समझते हैं, यहाँ तक की कहानी रिपीट कर लेंगे, पहले ये समझ लेते हैं लॉज ऑफ गेस्टाल्ट। लॉज ऑफ गेस्टाल्ट में क्या है, ये कुछ 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नियम पे आधारित है, सिद्धांत हैं कुछ। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, यानी हम कैसे सिमिलर चीजों को कंप्लीट मानते हैं, ठीक। हाँ एसपीसीसी से याद कर लो। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी समीपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर यानी समापन का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। ये कुछ 4 हैं जो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये पेडागोजी सभी सब्जेक्ट में काम आएगी भाई। कमेंट्स हो रहे हैं मुकेश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो ये 4 नियम हैं, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी समीपता का नियम। अरे बहुत बढ़िया पवन, समीपता का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यदि कोई चीज समीप होती है, यदि कोई चीज पास पास हो, तो हमारा दिमाग उसको एक साथ ऑब्जर्व करने लगता है, हमारा दिमाग उसे एक ग्रुप का हिस्सा मानने लगता है ना। मतलब समीप हो, यदि निकट हो, आप देख रहे हैं दिस इज परसीव टू बी वन ग्रुप, ये सब अलग अलग डॉट्स हैं, बट इसको हम एक ग्रुप, एक स्क्वायर की तरह मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समीप है, ये प्रॉक्सिमिटी में है, ये एक दायरे में है, ये आसपास है, ठीक। क्लियर बात। अगर ये डॉट्स बीच में स्पेस दे दिया जाए, 2 कॉलम एक साइड, 2 कॉलम एक साइड, तो ये 2-2 के 2-2 के कॉलम बन गए आपके, ठीक है। क्लियर, कोई बात नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या लिखा है, ये पीडीएफ में मिल जाएगा। वी परसीव 2 ग्रुप्स हियर, एक ग्रुप हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप हमने ये डिवाइड कर दिया। अब हम इसको कंप्लीट नहीं देख रहे, अगर मैं एक बाउंड्री लगा दूं तब तो आप इसको कंप्लीट देखने लग जाओगे, लेकिन जब ये अलग अलग रखे हुए हैं तो आप जो पास पास चीजें हैं उनको एक साथ मान रहे हो, आप इसको एक ग्रुप मान रहे हो, इसको सेकंड ग्रुप मान रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी में सबसे पास कौन कौन से हैं, 2-2 डॉट्स पास में है, ठीक है, 2-2 डॉट्स पास में है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नहीं, मैं अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी नहीं पढ़ाऊंगी, पेडागोजी से ही पढ़ाऊंगी, बट वो अदर सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। क्लियर है ये बात, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द समस्या बताओ मुझे, हो रही है तो। हाँ, प्रॉक्सिमिटी, आसपास जो चीजें होती हैं उनको आप एक तरह से देखते हैं। अगर एक ग्रुप में चीजें रखी हुई हैं तो आप उनको अलग तरीके से देखेंगे, जितने ज्यादा क्लोज है उतना ही आप एक कैटेगरी में मानते हैं। जैसे ही बीच में डिफरेंस आ गया, आपने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, मतलब जो चीजें समीप होती हैं उनको दिमाग हमारा ग्रुप में डालने की कोशिश करता है, उनके बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करता है। अगर ये डॉट यहाँ है और यहाँ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन यही डॉट्स का कुछ एक ग्रुप बना हो तो क्या होगा, ये प्रॉक्सिमिटी हो जाएगी, दायरा हो जाएगा कि पास पास इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ठीक। बताइए समीरा क्या कह रहे हैं। तो ये हुआ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब दूसरा क्या, इनके नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी यानी समानता का नियम, वो था समीपता का, जितना पास होगा उतना ही एक ग्रुप में हम उसको मानेंगे, समान होगा तो और ज्यादा हम उसको एक जैसा या एक ग्रुप का हिस्सा मानेंगे। कैसे? समानता का मतलब क्या है, सिमिलैरिटी, अगर कुछ सिमिलैरिटी है 2 चीजों के बीच में तो हमारा दिमाग अपने आप ही एक उसको अलग कैटेगरी में देना शुरू कर देता है। जैसे मान लो इन तीनों डॉट्स में सिमिलैरिटी है, ये आपके दिमाग में अलग चल रहे होंगे, इन चारों में सिमिलैरिटी है, ये अलग चल रहे होंगे, ठीक। ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। जहां पे सिमिलैरिटी है उसको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, मतलब या तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं वो एक जैसी दिख रही होंगी यदि हमें, तो हम उसको एक कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक। जैसे यहाँ ब्लू डॉट्स थे, इनको अलग कर दिया दिमाग ने, ब्लैक को अलग कर दिया, बट कैरेक्टरिस्टिक कुछ तो सेम है, कुछ तो सिमिलैरिटी है भाई, बेशक कलर अलग है बट शेप सेम है, तो इसको हम सिमिलैरिटी का यानी समीपता का, समानता का सिद्धांत कहेंगे कि समान चीजें हमें एक जैसी, उनमें रिलेशन नजर आता है जब चीजें समान होती हैं, क्लोज होती हैं तो एक तरह का रिलेशन समझ आता है। क्लास 3 बजे होगी बाकी बैचेस की, एक बार ये कॉमन थ्योरीज खत्म होने दो, तो अभी चलने देते हैं, इस टाइम कर देंगे 3 बजे का भी, हो सकता है कल से ही करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का नियम। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, जो चीजें कॉन्टिन्यूटी में होती हैं, जो निरंतर होती हैं, उनको हम एक साथ मान लेते हैं। जैसे मान लो इसको हम ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, देख पा रहे हो क्या, हाँ, और इसको डी दे देते हैं, और ये ई है इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक। दिमाग देख रहा है ए बी सी डी, मतलब ये कॉन्टिन्यूटी में जा रही है, ये कॉन्टिन्यूटी में जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सी ई, इसमें 4 लाइन हो 2 की जगह, लेकिन दिमाग ने क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में चल रही है तो सिर्फ 2 ही लाइन दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है मैंने ये बनाई, फिर दूसरी लाइन बनाई यहां से, फिर तीसरी बनाई, फिर ये बनाई, बट हमारा दिमाग ऐसे थोड़ी देखेगा, इसको देखेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में है तो कॉन्टिन्यूअस इसको एक सिंपल या सरल प्रक्रिया में बना के देखेगा दिमाग, वो 4 हिस्सों में तोड़ के नहीं देख रहा है, कंप्लीट प्रोसेस में देख रहा है, ठीक है बात। इतनी बात क्लियर है सभी को या नहीं? तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी जो चीजें निरंतर होती हैं उनको हम एक साथ एक फ्लो में जोड़ करके देखते हैं, ठीक। जैसे भाई जो टीचिंग का एक फ्लो है, शैलेश हिंदी आने में प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे, दोनों ही भाषाओं में आप लोग पेपर देते हैं, ऐसा नहीं है, चलो हिंदी पे और फोकस कर देंगे, टेंशन मत लो। तो जब कोई चीज निरंतर होती है, मान लो ये डॉट्स ही हैं, ये निरंतर बढ़ रहे हैं सेम, या एक लाइन ही है, ये क्या है, 3 पॉइंट है इसके ए बी सी, क्या है, निरंतरता में बढ़ रही है, ठीक, कॉन्टिन्यूटी में बढ़ रही है। ऐसा भी तो हो सकता है इसको यहाँ पे ब्रेक करके दूसरे पॉइंट से दोबारा से शुरू की हो, बट दिमाग कैसा देखेगा, कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, ये बहुत अच्छा नियम है, देखो एक बार प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर क्या है।
पेडागोजी के बैच में अगर आप हैं तो ईवीएस की क्लास कैसे दिखेगी? नॉर्मल बैचेस में हैं तो फिर एक बार कॉल करके पूछ लीजिए। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है क्लोज होना, दायरे में होना। तो आपका दिमाग उसको एक ही चीज में ग्रुप कर देता है। जैसे ये दो पॉइंट्स है, ये है तो अलग, ये जो कॉलम्स हैं ये अलग अलग है, लेकिन आप एक साथ मान रहे हैं क्योंकि दूरी बराबर है, दायरा बराबर है, समीप है एक दूसरे के। ठीक है, इसलिए प्रॉक्सिमिटी कह रहे हैं, दायरे में है। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर या समापन का नियम, ये क्या है? समापन का नियम क्या है? समापन का नियम है कि हमारा दिमाग ना एक होल क्रिएट कर देता है खुद ही, एक कंप्लीटनेस क्रिएट कर देता है, एक होल बना देता है, जो भी अधूरापन है उसको खुद ही जोड़ देता है। जैसे आपको ना ये स्क्वायर दिख रहा होगा, जहां मिसिंग है वो आपका दिमाग अपने आप भर ले रहा होगा। इसको आप ऐसे तो नहीं देख रहे ये लाइन अलग, ये लाइन अलग, आप देख रहे हैं स्क्वायर की फॉर्म में, जहां जहां स्पेस है आपका दिमाग खुद ही भर रहा होगा, इसको स्क्वायर की शेप बना दिया दिमाग ने। ठीक है अक्षु, ये सर्कल को एक शेप बना दिया दिमाग ने आपके, जबकि बीच में डॉट डॉट है, यहां ब्रेक हो रहा है, लेकिन दिमाग अपने आप भर देगा, क्लोजर दे देगा, समापन एक कंप्लीट शेप दे देगा, एक होल दे देगा। ठीक ठीक हामिदा, इतनी बात सभी को क्लियर है? क्या कह रहे हो खुशबू? हाँ, स्टार को देख के आप क्या करते हैं, कई बार मान लो 4 स्टार कंटिन्यूटी में है तो आप एक लाइन मान लेते हैं, जबकि वो क्या है, 4 अलग अलग स्टार हैं, बट वो एक कंटिन्यूटी में है तो एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, कोई कह रहा छुट्टी करो, ये बात क्लियर है या नहीं? चलो एक बार पूरी थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट लगा करके। देखो हमने इसमें समझा क्या क्या, ये देखो एक बार। इंसाइटफुल लर्निंग है यानी सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक, कोहलर ने दिया है इस थ्योरी को। ये थ्योरी बिलोंग किसको करती है? गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को बिलोंग करती है। गेस्टाल्ट स्कूल का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जिसके जनक कौन है? वो है वर्टहाइमर या वर्दी मीर। और कौन से लोग इससे संबंधित हैं? तो वर्टहाइमर, कोहलर, कोफ्का, कर्ट लेविन। ठीक, वर्टहाइमर को जनक कहा है, फादर कहा है, प्रोपाउंडर कहा है। अगर वर्टहाइमर ऑप्शन में ना हो तो आप कोहलर, कोफ्का, कर्ट लेविन इन सब के साथ जा सकते हैं। ठीक है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें, बिल्कुल सप्तऋषि, सही बात है सोफिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गेस्टाल्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसका मतलब होता है एक होल, एक कंप्लीट होल, एक संपूर्ण आकृति। ठीक है, समग्राकृति। ठीक, क्या कह रहे हो अनिमा? ठीक, तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है एक होल, ये जर्मन वर्ड है एक। ठीक, इतनी बात क्लियर है सभी को? इसमें ना जो प्रॉब्लम है वो कॉग्निटिव एलिमेंट्स से सॉल्व होती है। यानी ये जो थ्योरी बेस्ड है ये संज्ञानात्मक तत्वों पे बेस्ड है, जिसमें आपका दिमाग भी लगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ट्रायल और एरर करते रहें। आपके दिमाग में सोचने की पावर है, आपके दिमाग में समझने की पावर है, आपके दिमाग में चीजों को परसीव करने की पावर है, आपके दिमाग में रीजनिंग की पावर है। तो दिमाग का इस्तेमाल इसमें ज्यादा होता है। बुद्धि का स्तर जितना अच्छा होगा उतना ही बेहतर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सिंपल बात है। जो बच्चे थोड़े धीमा है, जिनका IQ कम है, या जो धीमे सीखते हैं, पिछड़ा बालक या जो छोटी क्लासेस के बच्चे, उनको ट्रायल एंड एरर बार बार आप सिखाते रहते हो, बार बार प्रयास करने को कहते हो। बट जैसे ही आप लेवल बड़ा करोगे, मुश्किल कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, रिसर्च की बात होगी, बुद्धि का स्तर ज्यादा होगा, तो गेस्टाल्ट स्कूल या गेस्टाल्ट का तरीका ज्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए। ठीक, इन्वेंटेड ड्यू टू अ सडन, कैनरी आइलैंड पर कोहलर थे और उन्होंने कुछ चिंपैंजी और लंगूरों पर प्रयोग किया, जिसमें से एक चिंपैंजी था जिसका नाम सुल्तान था। वो बहुत फेमस था, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट था और उसने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया। ठीक, तो यहाँ पे आज शीट डलवा देंगे। तो ये पाया उन्होंने ऑब्जर्व करके, जो एनिमल है, कोहलर ने ये ऑब्जर्व करके पाया, जो एनिमल हैं, जो पशु हैं, वो भी हम ह्यूमंस की तरह, मानवों की तरह समस्याओं को क्या है, इंटेलिजेंटली निरीक्षण करके बोल सकते, समझ सकते हैं, या इनका सॉल्यूशन निकल सकता है। मैम दुख दर्द वाला डायलॉग बोलिए, डाइट बागपत के प्रशिक्षण। अच्छा, सुनना चाहते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, सही है, बोल देंगे। अभी पहले सुन तो लो, परेशानी जहां आएगी तभी तो पहले मैं ही बोल के निपट लूं। हैं, यहां तक की बात क्लियर? किसी को कोई दुख दर्द समस्या परेशानी बताओ? हाँ, चेस गेम में ऐसा तो नहीं ना, चेस में बस वो ट्राई करे जा रहे हैं, 2-2 घंटे लगा देते हैं लोग एक मूव चलने पे। क्यों? क्योंकि दिमाग में कॉग्निटिव प्रोसेस चल रही है, वो कंप्लीट सिनेरियो देख रहे हैं। चेस के अंदर वो कंप्लीट सिनेरियो देख रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ऐसा नहीं बस ट्रायल एंड एरर करे जा रहे हैं, तो गेम ओवर हो जाएगा फिर। ठीक है बात? तो कह सकते हैं कि सिर्फ एनिमल्स जो है, हम ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इन्होंने नेचुरल स्थिति में ज्यादा रखा, बजाय कि आदत डलवाने पे फोकस नहीं था, प्रॉब्लम को सॉल्व कराने पे फोकस था। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सपेरिमेंट्स ऑन सुल्तान जो कि एक फेमस चिंपैंजी है। हालांकि उन्होंने कई सारे चिंप्स पे और लंगूरों पर प्रयोग किया, बट सुल्तान इंपॉर्टेंट है। सुल्तान पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें जो बनानास हैं, जो केले हैं, उनको एक बॉक्स के बाहर रखा गया और एक छड़ी रखी गई उसके आसपास, ताकि वो उसका यूज करके बाहर से बनाना खींच ले या छत से बनाना खींच ले। उसने देखा, घुमा फिरा, सोचा, और जब नहीं हुआ तो सॉल्यूशन उसके दिमाग से आया, ना कि बार बार ट्राई करने से। शुरुआत में उसने ट्रायल एरर किया होगा, बट मेन मुद्दा ट्रायल एंड एरर नहीं है यहाँ, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं। तो उसने और फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम को कोहलर और कॉम्प्लेक्स, जटिल बनाते गए। ठीक, जो इंसाइट है वो आहा मोमेंट के अंदर आता है। यूरेका, आई फाउंड इट, यानी सॉल्यूशन सडन होगा। यहाँ सडन सॉल्यूशन इज दी रूल, आहा मोमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक, सडन सॉल्यूशन, अचानक से दिमाग में बत्ती जलेगी और मेंटोस खाते ही एकदम से आइडिया आ जाए किसी प्रॉब्लम का। क्यों? क्योंकि वो चीज दिमाग में चल रही है। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई समस्या परेशानी, कोई दुख दर्द बाकी हो तो बताओ। लॉज ऑफ गेस्टाल्ट, अब हमने ये लॉज ऑफ गेस्टाल्ट की बात की है। अगर बात करें तो ये 4 कुछ लॉज पढ़े हैं, जिनको लेकर के आप में से कई लोग परेशान हो रहे हैं। मैं फिर से बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी यानी समानता का नियम। जब हमें 2 चीजों में समानता या कुछ चीजों में समानता नजर आती है तो हम उसे एक ग्रुप का हिस्सा बनाने लग जाते हैं, उसको एक साथ जोड़ने लग जाते हैं। जब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी समीपता का सिद्धांत, जो चीज जितने क्लोज होती है हम उसको एक ग्रुप में डालने लग जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर यानी समापन का नियम। जब आप क्या करते हैं, कोई चीज आपको ब्रोकन दिख रही है, बीच में टूटी हुई दिख रही है, लेकिन आपका दिमाग उसको अपने आप ही कंप्लीट शेप दे देगा। भाई ये जो मान लो, ये देख लेते हैं, चलो ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है। ठीक, इसको और क्लोज कर देते हैं,
अब ये पूरी लाइन नहीं है, ये आपको दिख रही होगी बीच में गैप है, लेकिन आपका दिमाग इसको लाइन मान रहा है। क्यों मान रहा है? स्टोरी को कंप्लीट करना। बिल्कुल, ये क्या है? क्लोजर का नियम है। कॉन्टिन्यूटी है जब कोई भी चीज कॉन्टिन्यूअस चलती रहे एक रिदम में। जैसे ये क्रॉस कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ये 4 लाइन थी बट हमारा दिमाग मानेगा 2 लाइन हैं सिर्फ। ठीक, मतलब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हो रही है ये चीजें। समझ पा रहे हो नहीं? जैसे वो तारे वाला एग्जांपल है कि 7 तारे एक शेप में है, एक साथ कॉन्टिन्यूटी में है, तो हम उनको एक साथ ही मानते हैं। तो ये कुछ लॉज हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। और एक बार आप फिर से पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे क्लास को, क्लियर हो जाएगी चीज। इसके अलावा लर्निंग का मैंने एक शीट डलवाई, अगर ना पहुंची हो तो पहुंच जाएगी कल तक। कल एक बार उन क्वेश्चंस को मैं फटाफट से आप पहले से सॉल्व करके रखना और सही गलत फटाफट फटाफट देखते जाना। अभी तो बैच आया नया, उसमें एडमिशन ओपन है पेडागोजी स्पेशल 2 में। ठीक, तो उनको देखते जाना कितने कितने ठीक है। फिर एक दिन तीनों के बैठ करके ये जो थियरीज हैं इनको और अच्छे से कर लेंगे। आदत डालने पे फोकस थॉर्नडाइक का है, पैवलव का है, स्पेशली पैवलव का है अगर मैं कहूं तो। ठीक, और जो रीइंफोर्समेंट है उसमें स्किनर इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, गेस्टाल्ट वादियों ने अलग ही अपनी सोच दी है, अपना अलग ही विचार दिया है। क्वेश्चन की शीट नोट्स के सेक्शन में मिल जाएगी, नहीं मिली तो मैंने अभी पिन कर दिया है मैसेज टीम को, तो वो लोग डाल देंगे। ठीक, एक नोट्स का सेक्शन है आपकी ऐप में। बुक खरीदने का पूरा तरीका किरण पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाइए, वहां हिमांशु सिंह या 4000 MCQ की बुक डालिए, मैं लिंक दे दूंगी, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आज के लिए इतना ही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसाखी की आपको भी एडवांस में बधाइयाँ। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे और कल मिलते हैं सेम टाइम पे मिलेंगे। अगर जल्दी हुई क्लास तो आपको पता लग जाएगा 3 बजे, नहीं तो वैसे शाम को ही होगी क्लास, तो आप ये वाला टाइम अभी के लिए फ्री रखना जब तक ये कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, चलिए फिर टेक केयर। यूट्यूब पे भी होगी क्लास तो आज।